हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के विभिन्न जिलों में ठंड शुरू होते ही तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। ठंड बढ़ने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट होगी। हालांकि बीच बीच में मौसम में होने वाले परिवर्तन के चलते तापमान में 2-4 डिग्री कमोबेश होगा। वहीं अभी भी राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार है, जो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से कम होगी। विभाग के अनुसार शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को झारखंड के कई जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई। जिन जिलों में तापमान में कमी आई है उनमें रांची में शुक्रवार की तुलना में शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई। इसी तरह से डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी, बोकारो में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी और चाईबासा में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई। झारखंड के पारा शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, खतरे में 1000 की नौकरी। झारखंड में न्यूनतम अर्हता पाने वाले सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें जिन सहायक अध्यापकों के न्यूनतम अर्हता के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। जिलों से कहा गया है कि वे ऐसे सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य में करीब 1000 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। सर्टिफिकेट जांच में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 1ली से 5वीं का मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी थी, लेकिन ऐसे शिक्षकों के स्नातक के प्रमाण पत्रों की भी जांच की गई। वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 6ठी से 8वीं का मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक व प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी थी। बावजूद इसके ऐसे शिक्षकों के स्नातकोत्तर के सर्टिफिकेट की भी जांच की गई। इसमें 1ली से 5वीं से सहायक अध्यापक का स्नातक और 6ठी से 8वीं के सहायक अध्यापक का स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर कार्रवाई की जानी थी। शिक्षा विभाग ने न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अब सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वैध संस्थान से न्यूनतम अर्हता सही पाए गए सहायक अध्यापकों के मामले में अविलंब नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही की जाने वाली कार्रवाई से जेईपीसी को अवगत कराया जाए। कुड़मी की एसटी मांग के विरोध में 12 अक्टूबर को महारैली, तैयारी पूरी। रांची विश्वविद्यालय के सामने 12 अक्टूबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से विशाल रैली बुलाई गई है, जिसमें हजारों आदिवासी समाज के महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। ये रैली पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित है। रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से मोरहाबादी मैदान से आक्रोश रैली के शक्ल में शुरू होगी, जिसमें आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और धार्मिक नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं कुड़मी एसटी मांग के विरोध को लेकर 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित की गई है। ये रैली आदिवासी बचाओ मोर्चा एवं विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा बुलाई गई है। ये रैली धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया गया है। इस रैली में 3 सूत्री मांग किए जाएंगे। आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर कब्जा करने का प्रयास बंद हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, नौकरी और आरक्षण की मांग को बंद किया जाए। आदिवासियों की गौरवशाली संघर्षशील विद्रोहों के इतिहास पर छेड़छाड़ बंद करने की मांग करेंगे। रामगढ़ के बरकाकाना में घर का लिंटर बीम गिरने से बेटे की मौत, पिता घायल। रामगढ़ जिले के बरकाकाना क्षेत्र के तेलियातू गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। घर का लिंटर बीम गिरने से एक 24 वर्षीय युवक आशीष कुमार ठाकुर की मौत हो गई। इस घटना में उसके पिता महेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि आशीष कुमार अपने पिता के साथ घर का काम कर रहा था, तभी अचानक लिंटर बीम उनके ऊपर गिर गया। आशीष व उसके पिता महेश ठाकुर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए रामगढ़ ले जाया जा रहा था। अस्पताल ले जाने के दौरान आशीष की मौत हो गई। पिता महेश ठाकुर के दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी है। एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें गंभीर चोट लगी है। पड़ोसियों ने बताया कि आशीष ठाकुर मैकेनिकल में ITI किए हुए था। वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। 3 दिन पहले उसने नया जॉब के लिए टाटा कंपनी में इंटरव्यू दिया था। रांची में आगामी त्योहारों में सुरक्षा व होमगार्ड परीक्षा को लेकर बैठक। दीपावली, छठ और अन्य आने वाले त्योहारों के समय विधि व्यवस्था बनाए रखने और होमगार्ड नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, नगर और यातायात पुलिस अधीक्षक, होमगार्ड एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पहले से पूरी तैयारी की जाए, गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और यातायात व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, शेड और प्रवेश निकास की सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को सतर्क रहने और आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी तय हुआ कि अधिकारी मिलकर समन्वित रूप से काम करेंगे ताकि रांची जिले में सभी पर्व त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा सकें। पलामू के सरकारी अस्पतालों में मिली घटिया दवाएं, जांच शुरू। जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला फिर सामने आया है। हाल ही में सप्लाई की गई कैल्शियम, शुगर और एंटीबायोटिक टैबलेट्स मानक के अनुसार नहीं पाई गई हैं। इस गंभीर मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दवा सप्लाई करने वाली कंपनियों से इन टैबलेट्स को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ये पिछले 6 महीने में दूसरा मामला है जब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दवा सब स्टैंडर्ड पाई गई। बताते चलें कि बीते मई महीने में जिले में सप्लाई होने वाली 2 करोड़ 15 लाख कैल्शियम की गोलियां भी सब स्टैंडर्ड पाई गई थीं। जांच के बाद रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि ये गोलियां पानी में घुल नहीं रही थीं। तत्कालीन सिविल सर्जन ने इन गोलियों को कोलकाता लैब भेजकर जांच कराई थी। स्वास्थ्य विभाग ने तब सप्लाई करने वाली कंपनी पर दबाव डालकर दवा वापस कराई और नई कैल्शियम गोलियों की सप्लाई कराई गई। अक्टूबर महीने में पलामू में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की 4 अलग-अलग कंपनियों द्वारा कैल्शियम की गोलियां सप्लाई की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित दवाओं की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। मंत्री इरफान अंसारी के बेटे ने भरा 3,650 रुपए का जुर्माना। सनरूफ से निकलकर वीडियो शूट करने पर कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में 3,650 रुपए का जुर्माना खुद भर दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो शूट करते नजर आए थे। इस घटना पर रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कृष अंसारी पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं 179, 177 और 190 के तहत चालान काटा गया। इनमें असुरक्षित वाहन संचालन, सीट बेल्ट का उल्लंघन और ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे प्रावधान शामिल हैं। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना। कार्रवाई के बाद कृष अंसारी ने बिना किसी आपत्ति के चालान की राशि जमा की। रांची डीसी ने ट्वीट कर कहा कि इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और पुलिस को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। चमरा लिंडा ने की समीक्षा बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। मंत्री लिंडा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की नियमित समीक्षा से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने विशेष रूप से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित भुगतानों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और केंद्र सरकार से लंबित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पहल की जा रही है। बैठक में वन अधिकार अधिनियम, धरती आवास ग्रामोत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना मसना स्थल संरक्षण कार्य, छात्रावासों की स्थिति और वाद्य यंत्र वितरण योजना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह विभाग को भेजी जाए ताकि निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया मजबूत हो सके। लिंडा ने अधिकारियों से कहा कि वे लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करें और उनके सुझावों को योजनाओं के सुधार में शामिल करें। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिम जनजातियों के समग्र उत्थान और विकास के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। बैठक में कल्याण सचिव कृपानंद झा, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित विभिन्न जिलों के कल्याण पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बोकारो में बड़ा हादसा, सेक्टर 1B के ब्लॉक के पीछे का क्वार्टर धंसा, बाल बाल बचे लोग।
बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1B इलाके में शनिवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ब्लॉक के पीछे स्थित क्वार्टर का ऊपरी फ्लोर से लेकर नीचे तक के 2 कमरे और टॉयलेट अचानक धंसकर नीचे गिर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस हादसे से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे लोग सतर्क हो गए और तुरंत ब्लॉक से नीचे उतर गए। जिस प्रकार की घटना हुई कि इसमें भारी जान माल की क्षति हो सकती थी, पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लेकिन चारों फ्लोर के कमरों के एक साथ गिर जाने से लोगों का काफी सामान मलबे में दब गया, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को वहां से हटाया। थाना प्रभारी सुदामा दास ने घटना को लेकर कहा कि इस हादसे में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बोकारो नगर बीजेपी के पूर्व महामंत्री विकास कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस ब्लॉक में यह हादसा हुआ है वो HSCL का है और इसे करीब 8 साल पहले ही डैमेज घोषित किया जा चुका था। इसके बावजूद यहां पर लोग अपने से मकान को मरम्मत कर रह रहे थे। इस मामले को लेकर ज्ञानमती देवी ने कहा कि मेरा भी मकान इसी ब्लॉक के पीछे है, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी का काफी नुकसान पहुंचा है। एक महिला ने भी नुकसान की बात कही। वहीं बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि वो जिला प्रशासन से राहत कार्य का लाइनअप कर रही हैं। DC बोकारो से बात हो चुकी है, वो रांची से जल्द आ रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की सीधी टक्कर में तीनों युवकों की मौत। शनिवार की रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिला के हंसदीहा थाना क्षेत्र में अलग अलग दिशा से आ रहे 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पर 3 युवक सवार थे और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बिहार झारखंड की सीमा पर दुमका जिला के हंसदिया थाना क्षेत्र के महादेवगढ़ गांव के पास शनिवार की रात 2 तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान हंसदिया थाना क्षेत्र के भाटीन गांव निवासी शिवशंकर महतो, हंसदिया थाना क्षेत्र के बेलटिकरी गांव के विभीषण महतो, दोनों एक बाइक पर, और दुमका नगर थाना क्षेत्र के सोनुआ डंगाल इलाके के रहने वाले मनंजय कुमार दास के रूप में हुई है। मनंजय बिहार के बांका जिला के बेलहर प्रखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और शनिवार को वहीं से वो वापस अपने घर आ रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर शिव शंकर महतो और विभीषण महतो दुमका से हंसदीहा की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान महादेवगढ़ के पास आमने दोनों बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही हंसदीहा पुलिस ने सड़क पर अचेत पड़े तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर हंसदीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हुई है। तीनों के शव को CHC सरैया हाट में रखा गया है। रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा। मृतकों के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई है। रांची के बस स्टैंड की बदल जाएगी तस्वीर, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक फैसिलिटी। राजधानी रांची की 3 प्रमुख बस टर्मिनलों ITI बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खाटगड़ा नए रूप में दिखाई देगा, क्योंकि इन सभी बस स्टैंडों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कायाकल्प करने का फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुधीर कुमार ने कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इनमें ITI बस स्टैंड के लिए 24 करोड़ 77 लाख, सरकारी बस डिपो के लिए 20 करोड़ 19 लाख और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के लिए 3 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को जुटको के माध्यम से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। ITI बस स्टैंड को आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। यह 3 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 2330 वर्ग मीटर और फर्स्ट फ्लोर पर 880 वर्ग मीटर में टर्मिनल भवन तैयार होगा। यहां ड्राइवर कैंटीन, मेंटेनेंस शेड, गार्ड रूम, स्लाइडिंग प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, कार, ऑटो, ई-रिक्शा पार्किंग जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, डॉर्मेट्री, लॉकर युक्त गेस्ट रूम और हरियाली के लिए लैंडस्केपिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस टर्मिनल से रोजाना 416 बसें संचालित की जाएंगी। खाटगड़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को 3.76 करोड़ रुपए की लागत से बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 11.6 एकड़ में फैले इस परिसर में 31 बसवे, 79 बसों और 70 कारों की पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड के डॉर्मेट्री, रेस्ट रूम, स्नानागार, गेस्ट हाउस, हाई मास्ट लाइट और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परिसर का सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग भी की जाएगी। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुटको को निर्देश दिया है कि तीनों बस टर्मिनलों के टेंडर जल्द जारी कर कार्य शुरू किया जाए। परियोजनाएं पूरी होने के बाद रांची के बस टर्मिनल न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल टर्मिनल बन जाएंगे, बल्कि यहां यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ, 5 नए प्लेटफॉर्म के साथ कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जेई की प्रणोति के मामले में आया बड़ा फैसला, पथ निर्माण विभाग के सचिव तलब।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अवमानना से जुड़े एक मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर पथ निर्माण विभाग के सचिव को 31 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने जूनियर इंजीनियर की असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नति से संबंधित मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उक्त निर्देश दिया है। इस संबंध में विक्रम मंडल एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विभाग को आदेश दिया था कि उन्हें उसी तिथि से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नत किया जाए जिस तिथि से वरीयता सूची में उनसे कनिष्ठ कर्मियों को प्रोन्नति दी गई थी। उन्हें सभी वित्तीय लाभ देने का निर्देश भी दिया गया था। अदालत ने विभाग के 18 सितंबर 2023 को पारित उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था जिसमें संपत्ति विवरणी और सेवा अभिलेख नहीं मिलने का हवाला देते हुए प्रार्थियों की प्रोन्नति अस्वीकृत की गई थी। सरकार ने एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। अपील में सरकार की ओर से सुनवाई के लिए समय मांगे जाने पर खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 2026 निर्धारित की थी। पाकुड़ में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, जांच में जुटा प्रशासन। झारखंड राज्य के अंतिम छोर में बसे पाकुड़ जिला के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के इस मामले में मिली शिकायत पर प्रशासन जांच में जुट गया है। जिन ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाने का मामला चल रहा है उनमें पाकुड़ सदर प्रखंड का भवानीपुर, चांचकी, इलामी, पृथ्वीनगर, अंजना और झिकरहट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी शामिल हैं। फर्जीवाड़ा के इस खेल में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और कर्नाटक राज्य के यूआईडी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायतकर्ता तनवीर आलम ने डीसी को दिए अपने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है। शिकायत के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सटे इन सभी पंचायतों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, अंक प्रमाण पत्र का उपयोग कर जाली तरीके से आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर डीसी मनीष कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता के आवेदन को एसपी और एसडीओ को कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया है। एसडीओ द्वारा मामले की जांच कर 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट एवं कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश सदर बीडीओ को दिया है। बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है ताकि वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। इस मामले में जब यूआईडी के जिला समन्वयक रितेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि लगाए गए जिन लोगों के द्वारा आधार बनाने के नामों की चर्चा है उनमें से किसी को भी यूआईडी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया और न ही कोई रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। उन्होंने बताया कि जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उसमें कुछ सुधार कोई भी व्यक्ति खुद से कर सकता है। जहां तक फर्जी आधार, दूसरे के लॉगिन से आधार बनाने की बात है तो इसकी जांच की जाएगी और चिन्हित कर कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम ने सब्जी बाजार में बनाए नए मॉड्यूलर शौचालय। रांची नगर निगम लगातार शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने में जुटा है। इसी कड़ी में अब मोरहाबादी वेंडिंग जोन 2 और लालपुर कोकर मार्ग के सब्जी बाजार में नए मॉड्यूलर शौचालय तैयार किए गए हैं। कोकर सब्जी बाजार के पास 6 सीट वाला टॉयलेट 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के लिए लगाया गया है। मोरहाबादी वेंडिंग जोन 2 में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग 6-6 सीट वाले मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए गए हैं। ये सभी शौचालय आम लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। नगर निगम रोजाना 3 बार इनकी सफाई करवा रहा है ताकि स्वच्छता और सुविधा दोनों बनी रहें। नगर निगम शहर के अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी नए मॉड्यूलर शौचालय बनाने का काम कर रहा है जिन्हें जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा। सवालों के घेरे में बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब की आपूर्ति, संवेदक ने भेजे कंप्यूटर टैबलेट। गिरिडीह जिला के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। इस बार भी एक बड़ा सवाल टेंडर को लेकर उठा है। यहां पर जहां एक ही एजेंसी को 3-3 टेंडर देने की बात कही जा रही है, वहीं मांग के विपरीत सामान देने की भी शिकायत है। अब इस मामले को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया है तो आनन फानन में जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी पर भी सांसद ने सवाल उठाते हुए इसे तुष्टीकरण करार दिया है। दरअसल 12 अगस्त 2025 को कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह ने अपने 1978 के तहत 15वें वित्त से संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब की मांग रखी। कुल 38 टैब के लिए टेंडर निकाला गया जिसके लिए स्पेसिफिकेशन का भी जिक्र किया गया। ये मामला सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पास पहुंचा तो सांसद ने पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। सांसद की आपत्ति के बाद सिविल सर्जन ने एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी में जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर आरपी दास, सदर अस्पताल रक्त केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर सोहेल अख्तर और सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट डॉक्टर आफताब आलम को कमेटी में शामिल किया। 26 अक्टूबर को कमेटी बनी और जांच शुरू किया गया। सिविल सर्जन ने 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश कमेटी को दिया गया। इस जांच कमेटी के बनने के बाद सांसद ने एक पत्र फिर से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को लिखा है। 30 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में सांसद ने विभाग और पदाधिकारी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद
सांसद ने अपने पत्र में स्वधर्म बिचौलियों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि गिरिडीह स्वास्थ्य केंद्र में तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। यहां बहुसंख्यक समाज के संवेदक के क्रय आदेश को बगैर पूर्व नोटिस को रद्द किया गया है। सांसद ने जांच कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कमेटी में भी तुष्टीकरण किया गया है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासन की कड़ी निगरानी, आचार संहिता का पालन जरूरी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का अनुरोध राजनीतिक दलों से किया है। इसे लेकर उन्होंने शनिवार को धुर्वा स्थित अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपनिर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें, ताकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने BLA 1 एवं BLA 2 को नियुक्त करते हुए सक्षम पदाधिकारियों तक इनका विवरण समय पर साझा करें, जिससे उपचुनाव संबंधी विषयों पर समन्वय स्थापित किया जा सके। बताया कि उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर CCTV कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर चेक पोस्ट भी तैयार किए गए हैं, जिस पर CCTV द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। बैठक में राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें क्या ना करें से संबंधित दिशा निर्देश, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट की कॉपी, मतदान केंद्र पर अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए मार्गदर्शिका एवं उपचुनाव संबंधी दिशा निर्देश साझा किए गए। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि प्रत्याशी पर आपराधिक मामला दर्ज होने पर उसकी जानकारी का अखबारों में प्रकाशन संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से छिन गई मासूम की जिंदगी, स्वास्थ्य अधिकारियों पर उठे सवाल। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में झोला छाप चिकित्सकों की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। डुमरी कला पंचायत के डुमरी बेला गांव निवासी राजू यादव के पुत्र आर्यन कुमार की मौत झोला छाप कृष्ण यादव के गलत इलाज से हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश को घटना की जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साठगांठ से झोला छाप फल फूल रहा है। जानकारी के अनुसार बेला मोड़ पर रहने वाला झोला छाप कृष्ण यादव लंबे समय से बिना किसी वैध डिग्री या लाइसेंस के क्लिनिक चला रहा है। परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले आर्यन को खांसी और बुखार हुआ था, जिसके बाद वे उसे इलाज के लिए उसी झोला छाप के पास ले गए। इलाज के बाद भी बच्चे की तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। शुक्रवार सुबह हालत नाजुक होने पर झोला छाप ने बच्चे को रेफर कर दिया। परिजन घबराहट में पहले एक निजी क्लिनिक पहुंचे, लेकिन बच्चे की गंभीर स्थिति देख डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। अंततः जब वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां के चिकित्सक ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि झोला छाप खुलेआम क्लिनिक चलाते हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। लोगों ने प्रखंड व जिला प्रशासन से दोषी झोला छाप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान ना जाए। साहेबगंज भेजा गया कुख्यात सुजीत सिन्हा कई महीनों से पलामू सेंट्रल जेल में था बंद। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल के लिए भेज दिया गया है। शनिवार की देर शाम तक सुजीत सिन्हा की साहिबगंज जेल में शिफ्टिंग हो जाएगी। दरअसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा में पलामू सेंट्रल जेल से सुजीत सिन्हा को साहिबगंज रवाना किया गया है। 1.5 महीने पहले सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। सुजीत सिन्हा पर कुछ वर्ष पहले तक पलामू के विभिन्न इलाकों में अकेले 32 से अधिक FIR दर्ज थे।
पिछले कुछ महीनों में सुजीत सिन्हा कई मुकदमों में बरी हुआ है। सुजीत सिन्हा पर पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रांची और रामगढ़ समेत कई इलाकों में एफआईआर दर्ज हैं। सुजीत सिंह से जुड़ा हुए मुकदमों की जांच एनआईए एवं एटीएस भी कर रही है। अपराधी सुजीत सिन्हा के पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया और पूरी जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सुजीत सिन्हा पलामू सेंट्रल जेल से साहेबगंज भेजे जाने की पुष्टि जेलर आशीष कुमार सिन्हा ने की है। दरअसल पलामू सेंट्रल जेल में कई बड़े अपराधी बंद है। कुछ दिनों पहले 200 से अधिक कैदियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। रांची तिलता ओवरब्रिज से टेंडर बगीचा तक रोज लगता है जाम, राहगीर परेशान। रांची राटू तिलता चौक से लेकर टेंडर बगीचा तक जाम की समस्या ने आम जनता की नाक में दम कर दिया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज जाम का हल निकालने के बजाय खुद समस्या का हिस्सा बनता दिख रहा है। सुबह ऑफिस और स्कूल कॉलेज जाने वाले हों या शाम को घर लौटने वाले, सभी घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। तिलता चौक से कमड़े पेट्रोल पंप तक वाहनों की लंबी कतारें रोज का नजारा बन चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज के पास भारी वाहनों की आवाजाही ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देती है। खासकर शाम 6 बजे के बाद स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि वाहनों की लंबी कतार किलोमीटरों तक लग जाती है। जाम से निजात दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद करते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और ओवरब्रिज के आसपास हर दिन जाम की पुनरावृत्ति होती है। लगातार हो रही परेशानी से राहगीरों में आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया जाए और ट्रैफिक प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाए ताकि तिलता टेंडर बगीचा मार्ग जाम मुक्त हो सके। पार्थ सिंह ने लंबी कूद में बनाया नया नेशनल मीट रिकॉर्ड, झारखंड को मिला कुल 5 पदक। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन रांची के पार्थ सिंह ने बालक अंडर 20 आयु वर्ग की लंबी कूद स्पर्धा में 7.82 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पार्थ सिंह ने वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंगलागिरी में आयोजित 35वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कर्नाटक के एस लोकेश एल सत्यनाथन द्वारा बनाए गए 7.79 मीटर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं बालक अंडर 16 आयु वर्ग के 80 मीटर हर्डल्स में लातेहार के अनीत उराउन ने 10.37 सेकंड में रजत पदक, जबकि सामताड़ा की सविता मुर्मू ने बालिका अंडर 18 जेवलिन थ्रो 47.97 मीटर में रजत पदक हासिल किया। बोकारो के साजिद ने बालक अंडर 18 110 मीटर हर्डल्स में 14.20 सेकंड में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता के पहले दिन पार्थ सिंह ने बालक अंडर 20 100 मीटर दौड़ में देश के सबसे तेज धावक बनकर स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह अब तक झारखंड की झोली में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक आ चुके हैं। कई अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है और कई एथलीट फाइनल में पहुंचे हैं। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर रांची नगर निगम की समीक्षा बैठक। लोक आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर के सभी तालाबों और घाटों की सफाई, मरम्मत और अन्य जरूरी तैयारियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस संबंध में आज निगम कार्यालय में प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें निगम के सभी विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहर के 74 जलाशयों की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया और सभी शाखाओं को अपने अपने कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रशासक ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी मिलजुल कर काम करें और घाटों की सफाई ऐसे करें कि कहीं भी गंदगी या कंकड़ नजर न आए। सभी घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। छठ व्रतियों के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम और साफ शौचालय की व्यवस्था हो। घर घर से कूड़ा उठाने की निगरानी की जाए ताकि सड़कों पर कचरा न दिखे। आईईडी विस्फोट में शहीद सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, राज्यपाल हुए शामिल। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में शनिवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को धुरवा, रांची स्थित सीआरपीएफ की 133वीं बटालियन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मुख्य सचिव,
सचिव, डीजीपी, आईजी सीआरपीएफ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने महेंद्र लश्कर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के अद्वितीय योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शुक्रवार की रात चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा जंगल में हुई। इनामी नक्सलियों के खिलाफ चल रहे एक सघन अभियान के दौरान नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ के 60 बटालियन के इंस्पेक्टर सहित 3 जवान घायल हो गए थे। अभुआ साथी पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर आज 11 अक्टूबर 2025 को समाहरणालय में अभुआ साथी पोर्टल पर मिली शिकायतों के निपटारे की समीक्षा के लिए बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व निदेशक आईटीडीए रांची संजय भगत ने किया। इसमें सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति और उनके निपटारे में हुई प्रगति की चर्चा हुई। संजय भगत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा समय पर किया जाए ताकि नागरिकों को जल्दी और सही समाधान मिल सके। साथ ही लंबित राजस्व मामलों का भी समय पर निपटारा करने का निर्देश दिया गया। निर्देशक ने कहा कि शिकायतों का समाधान पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से होना चाहिए। बैठक में यह भी तय हुआ कि भविष्य में शिकायतों के निपटारे की नियमित समीक्षा होती रहेगी और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों से भी समन्वय किया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ। 5 नए प्लेटफॉर्म के साथ कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ हो गया है। जमशेदपुर सांसद, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर सांसद ने बताया कि वर्तमान में 284 करोड़ की लागत से स्टेशन के सेकेंड एंट्री के पास 3 मंजिला भवन बनेगा। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि टाटानगर में अतिरिक्त 5 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसी कड़ी में शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री परिसर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण हुरिया और जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत वरण महतो ने भूमि पूजन कर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम की शुरुआत की है। इस दौरान भारी संख्या में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन को ए श्रेणी में लाने के लिए रेल मंत्री से उन्होंने वार्ता की थी, जिसके बाद रेल मंत्री ने टाटानगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे ए श्रेणी का दर्जा दिया। सांसद ने बताया कि वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है। काम पूरा होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन A+ की श्रेणी में आ जाएगा। 284 करोड़ की राशि से सेकेंड एंट्री के पास काम की शुरुआत की जा रही है। निकट भविष्य में पूरे स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर 550 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।